जय हिंद दोस्तों। आज हम अध्याय 4 पढ़ेंगे कंप्यूटर के विषय में, जिसका नाम है पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक। ठीक है, इससे पहले हम इसके 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको सभी वीडियोस कंप्यूटर की सिस्टमेटिक मिल जाएगी। हिंदी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और मैं फिर से भी पढ़ाऊँगा। अभी मैंने रिकॉर्डेड वीडियो डाली, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, बहुत हाई लेवल की वीडियोज़, MPSI लेवल की, तो उनसे देखकर आप तैयारी करिए, आपकी हिंदी बहुत बेहतर हो जाएगी। गणित की मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उनको भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है? पर्सनल कंप्यूटर का विकास। पर्सनल कंप्यूटर किसको कहते हैं? PC, जिसको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, PC को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। जो हम घर पे लैपटॉप या डेस्कटॉप उपयोग करते हैं उसको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। अब इस पूरे चैप्टर हम क्या करेंगे, इसके क्या क्या मेन घटक होते हैं, इसके क्या क्या डिवाइस होते हैं, इस सब के बारे में इस चैप्टर में जानने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, इसका विकास क्या हुआ था। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ था। इससे क्या हो गया था, कंप्यूटर के आकार में कमी आ गई थी। इसी कारण से माइक्रो कंप्यूटर का जन्म हुआ। तो पर्सनल कंप्यूटर का जन्म हम कब से मानेंगे? 1970 से। 1981 में IBM एक कंपनी थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 1981 में IBM कंपनी ने क्या करा, नामक कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। ठीक है, तो आपसे पूछे पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया, तो आप बताएंगे IBM कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया, निर्माण किया, जिसे IBM PC कहा गया। जिसे क्या कहा गया? IBM PC कहा गया। इतना याद रखेंगे, पर्सनल कंप्यूटर का विकास IBM ने किया। सन याद ना भी रखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन कंपनी का नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए गए डिजिटल कंप्यूटर हैं, है ना। पर्सनल कंप्यूटर कैसे? व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए गए डिजिटल कंप्यूटर है, जिस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। देखिए, पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि PC की बात कर रहे हैं, हमारा डेस्कटॉप है, लैपटॉप, उस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, तभी तो उसको पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर को मॉडेम और संचार माध्यम द्वारा नेटवर्क से जोड़ा जाता है। जो पर्सनल कंप्यूटर है, इसको मॉडेम और संचार माध्यम द्वारा किससे जोड़ा जाता है? नेटवर्क से जोड़ा जाता है। इसीलिए आप इस पर वाईफाई जैसे घर पे लगवाते हैं, उसमें मॉडेम की आवश्यकता होती है। और देखिए, नेटवर्क से जुड़ जाता है तो उस पर आप फिर वीडियो कॉल वगैरह, कॉन्फ्रेंस या फिर जो भी आप नेटवर्क के द्वारा कार्य करते हैं वो आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, जो हम घर पे उपयोग करते हैं उसी की बात कर रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर PC के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का इसमें क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है कि एक साथ कई सारे कार्य हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि MS ऑफिस पे वर्क चल रहा है, इधर हमने किसी और उस पर ब्राउज़र पे काम कर रहा है, इधर किसी और पर, ऐसे 3-4 एप्लीकेशन पे आप एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। देखिए, पर्सनल कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट होंगे इसके बारे में जान लेते हैं। पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसके कुछ MCQs भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करिए। देखिए, सिस्टम यूनिट एक हिस्सा होता है इसका। सिस्टम यूनिट क्या हो जाता है? CPU के अंदर 3-4 डिवाइस होते हैं, पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, जैसे कंट्रोल यूनिट, ALU, है ना, रजिस्टर। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। मॉनिटर, है ना, जो डिस्प्ले होती है, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये क्या है? ये सभी सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के भाग हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए कुछ आवश्यक घटक है इसमें, जैसे CD-ROM ड्राइव, स्पीकर लगा होता है, माइक होता है, मॉडेम होता है, वेबकैम। ठीक है, ये इसमें मल्टीमीडिया जैसे कुछ आधार कार्य करना है तो इसमें हम ये अलग से भी जोड़ सकते हैं, स्पीकर वगैरह। बात समझ आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन प्रश्न यहाँ से आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ फैक्चुअल बातें भी आएंगी, तो उसको हम अभी इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे विद्यार्थियों ने हैंड रिटन नोट्स ले ली हैं, तो उन्होंने अपनी तैयारी घर पर भी स्टार्ट कर दी है। तो आप चाहें तो मध्य प्रदेश पटवारी हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर है, तो वहाँ से आप मैसेज कर सारी जानकारी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं PC के कुछ ऐच्छिक घटक। देखिए, PC इन पर्सनल कंप्यूटर ऐच्छिक घटक का मतलब क्या है कि आवश्यक नहीं है, यदि आपके कार्य में ज़रूरत है तो लगाएं, नहीं है तो ना लगाएं। जैसे प्रिंटर यदि आपको कोई घर पर कॉपी वगैरह निकालना है तो उसको आप लगा सकते हैं। ऐच्छिक है यानी वैकल्पिक है।
फ्लॉपी डिस्क की ड्राइव, यदि आपको लगता है कुछ और उसकी मेमोरी वगैरह बढ़ाना चाहिए स्टोरेज, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लगा सकते हैं। स्कैनर और जॉयस्टिक सबसे फेमस, जिसका क्या है कि गेमिंग वगैरह में उपयोग किया जाता है। इसमें एक रॉड होती है, इसको चारों तरफ मूव हम कर सकते हैं। ये ऐच्छिक घटक हो गए, ठीक है। सिस्टम यूनिट पे बात करते हैं, और ये हमने देखा कि ये पर्सनल कंप्यूटर का ही भाग होता है, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पीसी का मुख्य भाग है, यानी पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं संचालित होते हैं। कंप्यूटर द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं अनेक, वो सबसे पहले कहाँ पे, सिस्टम यूनिट में ही संपन्न होते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सिस्टम जो यूनिट है ये क्या करता है, देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी जो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल आते हैं, और एप्लीकेशन जो हम अलग से डाउनलोड करते हैं, ठीक है, इन दोनों के द्वारा सिस्टम यूनिट क्या ऑपरेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। अन्य सभी घटक इसी से जुड़े होते हैं। जो सिस्टम यूनिट है, अन्य सारे जो अवयव हैं, घटक हैं, वो सिस्टम यूनिट से ही जुड़े होते हैं। सिस्टम यूनिट किसको कहा जाता है, सीपीयू को कंप्लीट, इसको हम सिस्टम यूनिट ही कहते हैं, ठीक है। इसके दो प्रकार मिलते हैं सिस्टम यूनिट के। पहला मिलता है हमें डेस्कटॉप टाइप, दूसरा मिलता है टावर टाइप। डेस्कटॉप टाइप जैसे कि इसमें देखें, इसमें एक सिस्टम यूनिट का चौकोर बॉक्स टेबल पर पड़ा रहता है तथा मॉनिटर उसके ऊपर रखा रहता है। देखिए, डेस्कटॉप में यानी कि डेस्कटॉप टाइप का सिस्टम यूनिट होता है। इसमें देखिए, सिस्टम जो यूनिट होती है वो चौकोर आकार की होती है, ठीक है, और इसी के ऊपर क्या होता है, आपका जो मॉनिटर वगैरह है वो रखा होता है। लेकिन टावर टाइप में क्या होता है, इसमें सिस्टम यूनिट का बॉक्स टेबल पर सीधा खड़ा रहता है तथा मॉनिटर उसके बगल में रखा जाता है। वर्तमान में अधिक प्रचलित है। जैसे कि टावर टाइप सिस्टम यूनिट, यानी कि देखिए यहाँ पे सीपीयू रखा और यहाँ पे आपका मॉनिटर है, इस प्रकार से, तो इसको हम टावर टाइप कहते हैं। जो आजकल आप देखते हैं डेस्कटॉप घर में उपयोग किए जाते हैं। लेकिन एक डेस्कटॉप टाइप पहले चलता था, यहाँ पे ऐसे सीपीयू होता था चौकोर टाइप को, इसी के ऊपर जो मॉनिटर है वो रख दिया जाता था, है ना। ये दो प्रकार हैं इसके, सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। बाकी एमसीक्यूज़ के माध्यम से इनको थोड़ा सा अलग करके पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर कैबिनेट के बारे में देखते हैं। हम कंप्यूटर कैबिनेट क्या है इसको समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर कैबिनेट, इसको समझिए। कंप्यूटर कैबिनेट प्लास्टिक या एल्युमिनियम का बना एक बक्सा होता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के सभी घटक इसी केस के अंदर स्थापित किए जाते हैं। यह सिस्टम यूनिट के बाहरी संरचना का निर्माण करता है। यानी कि आप देखें, जो सीपीयू है, सीपीयू इसका जो भारी बॉक्स आपको दिख रहा है, ठीक है, जो भारी बॉक्स, अब देखिए मशीन जो भी होगी सीपीयू की, इसके अंदर रखी जाएंगी, लेकिन भारी जो बॉक्स है प्लास्टिक का, इसको ही कंप्यूटर कैबिनेट कहा जाता है। कंप्यूटर कैबिनेट जो भारी बॉक्स होता है, इसको कंप्यूटर कैबिनेट कहा जाता है। बात क्लियर है। सिस्टम यूनिट के मुख्य घटक कौन कौन से, इसको जान लेते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। सबसे पहले बात करते हैं पावर सप्लाई यूनिट। देखिए, सिस्टम यूनिट का ही भाग है पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। इस पर जैसे आप देखते हैं ना, सिर्फ इस पर एक पावर सप्लाई यूनिट लगी होती है, इसको स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो इसी से इसमें विद्युत सप्लाई की जाती है। इसे घरेलू बिजली से 220 वाट एसी सप्लाई दी जाती है, जिसे कंप्यूटर में प्रयोग के लिए ±5 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में बदल देता है। पावर सप्लाई यूनिट होती है, घर से तो हम 220 वाट जो बिजली आती है उसको एसी सप्लाई देते हैं, लेकिन पावर सप्लाई यूनिट क्या करता है, इसको 5 वाट से लेकर 12 वाट डीसी में बदल देता है। डीसी में, इसको भी याद रखिए, है ना। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को ±5 वाट सप्लाई दी जाती है। जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक है ना, छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, इनको कम विद्युत की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको डीसी में बदलकर 5 वाट सप्लाई दी जाती है। जबकि इसके मोटर पंखे जो होते हैं, देखिए कंप्यूटर में मोटर पंखे भी होते हैं, पंखा उसको ठंडा रखने का कार्य करता है, इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। यह कंप्यूटर को उच्च व निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। देखिए कंप्यूटर में जैसे कि क्या करते हैं, जैसे कभी एकदम लाइट तेज हो गई, कम हो गई, तो जो पावर सप्लाई यूनिट है इन सभी गड़बड़ियों से इसे बचाने का कार्य करती है। इसे वायु के सारे ठंडा रखने के लिए बिजली का एक पंखा लगा होता है ना। इसमें एक फैन लगा होता है जो क्या करता है, आपने ध्यान से सुना होगा, लैपटॉप में आप ध्यान से देखिएगा, सीपीयू में भी लगा होता है। उसको मशीन गर्म हो जाती है, उसको ठंडा रखने का कार्य करते हैं, हीट को ठंडा रखने का, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपने ऐसा देखो, यहाँ पर एक नीचे की साइड या यहाँ से पंखा लगा दिखता है, ठीक है। इसको हम पावर सप्लाई यूनिट कहते हैं। बस समझिए पावर सप्लाई यूनिट क्या है, सिस्टम यूनिट का ही एक भाग है। आगे हम चलते हैं, आगे मदरबोर्ड पे आते हैं। देखिए मदरबोर्ड को समझ लेते हैं, पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। मदरबोर्ड क्या होगा,
देखिए कंप्यूटर मदरबोर्ड यानी सारे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं इसी पर लगे होते हैं। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है ना। पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है मदरबोर्ड के इर्द गिर्द घूमता है। सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। अभी मैंने आपको बताया मदरबोर्ड पर माइक्रो प्रोसेसर लगाने का स्थान भी बना होता है, ठीक है। ऐसा मदरबोर्ड होगा, इस पर अलग अलग कुछ स्लॉट होंगे, यहाँ पे सारे उपकरण लगे होते हैं। इस पर बनी धातु की पतली रेखाएं जिनके माध्यम से मदरबोर्ड पर विभिन्न उपकरणों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है, इन्हें बस बार कहा जाता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था एक में कि कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे छोटे से बार लगे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा को ले जाने का कार्य करते हैं, इसको हम बस कहते हैं, ठीक है, बस बार। जैसे यहाँ पे मदरबोर्ड का आपको डायग्राम बताता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये मदरबोर्ड का डायग्राम है, इसमें सारे कंपोनेंट इसी पर जुड़े होते हैं। जैसे अंदर आपने कभी एक चिप देखी होगी, उस पर सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं, उसी को मदरबोर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए PCI स्लॉट है, ISA स्लॉट है, यहाँ पे CMOS बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, है ना। इस प्रकार से कनेक्टिविटी के लिए कुछ और डिवाइस लगे हैं, सॉकेट। यहाँ पे रैम के लिए स्लॉट दिया, जैसे आप मान के चलिए 16 GB रैम है ना, और आगे बढ़वाना चाहते हैं तो हो सकता है एक स्लॉट खाली, उसको बढ़वा सकते हैं, फ्लॉपी कनेक्टर इत्यादि। तो कुल मिलाकर जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वो इसी प्लेट पर लगे होते हैं, इससे ही पूरा कंप्यूटर ऑपरेट होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं CPU, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा सिस्टम यूनिट का ही भाग है CPU के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और समझ लीजिए आप। फुल फॉर्म सबसे पहले पूछे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होगा। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। CPU को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी इसे कहा जाता है। यह एक चिप होता है। CPU क्या होता है, एक चिप होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों पर नियंत्रण और समन्वय रखता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, CPU क्या करता है, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। और कंप्यूटर के जो विभिन्न उपकरण होते हैं उन पर कंट्रोल रखने का कार्य CPU ही करता है। कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इसमें कंट्रोल यूनिट होती है। अंकगणितीय गणनाओं को करने के लिए कुछ लॉजिकल कार्यों के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, जिसको ALU कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करा था। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जैसे सेमीकंडक्टर रजिस्टर, कैश मेमोरी CPU के अंदर ही निर्मित होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, सेमीकंडक्टर रजिस्टर और कैश मेमोरी ये क्या होते हैं, CPU के अंदर ही निर्मित होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि CPU के अंदर कौन कौन निर्मित होता है, तो सेमीकंडक्टर रजिस्टर और कैश मेमोरी, इतना याद रखेंगे आप। चलिए अब रेगुलर रहिएगा, आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। और जब कहानी आपको पता होगी तो इसके MCQ जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही आसान होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे रोम चिप के बारे में बात कर लेते हैं। रोम इसका फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। निर्माण के समय ही इसमें डाटा डालकर PC के मदरबोर्ड पर अस्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। जैसे कंप्यूटर निर्माण होता है उस समय क्या होता है, जो रोम चिप होती है इसमें कुछ मेमोरी ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल करके इसको स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है, यानी कि इसको सिर्फ अब कोई चेंज नहीं हो सकता, इसमें जो डला है वो ऑलरेडी डला है। इस चिप में ऐसे डेटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं जिनकी आवश्यकता PC को चालू करने के लिए पड़ती है। जो रोम मेमोरी है, रोम चिप, इसमें ऐसी मेमोरी डालते हैं या ऐसे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डाला जाता है ऑलरेडी कंप्यूटर में जिनकी आवश्यकता कंप्यूटर को चालू करने के लिए पड़ती है, जिसको आप डिलीट भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। बायोस, ठीक है। बायोस इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सॉफ्टवेयर होता है स्थायी रोम चिप में ही स्टोर किया जाता है। देखिए बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट एक सॉफ्टवेयर होता है, ये स्थायी रोम चिप जो होती है इसमें ही स्टोर किया जाता है, और इसका उपयोग क्या कंप्यूटर को चालू करने में इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। रोम चिप समझ में आ गई। अब रैम चिप समझ लीजिए। ये सिस्टम यूनिट के हम क्या देख रहे हैं, पार्ट देख रहे हैं। रैम चिप फुल फॉर्म होगा इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे कोई भी हम सॉफ्टवेयर में कार्य करते हैं तो इसमें एक अपनी मेमोरी होती है, तो सबसे पहले प्रोग्राम को रैम में रखा जाता है, इसके बाद ही उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जितनी ज़्यादा रैम होती है सिस्टम की उतना वो फास्ट चलता है। वीडियो डिस्प्ले कार्ड, ठीक है। जैसे आप वीडियोज़ को चलाते हैं तो वीडियो डिस्प्ले कार्ड क्या करता है, उसके मोशन वगैरह को मेंटेन करने का कार्य करता है। आप जो वीडियो देख पाते हैं वो वीडियो डिस्प्ले कार्ड के द्वारा ही उसमें देख पाते हैं। साउंड कार्ड, आप जो भी गाने वगैरह चलाते हैं आपस में, साउंड कार्ड भी उसमें डला होता है। एक्सपेंशन स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट भी होते हैं। मदरबोर्ड पर किसी अन्य उपकरण को जोड़ने या भविष्य में प्रयोग के लिए खाने बने होते हैं, जिन्हें हम एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। जैसे हमें बताया, मान के चलिए 6 GB आपकी रैम है कंप्यूटर की और एक स्लॉट खाली है, तो भविष्य में आप उसमें 6 GB या 8 GB जितनी भी है स्लॉट उतनी उसको बढ़ा सकते हैं। इसी को एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है। कहाँ पर होते हैं, मदरबोर्ड पर होते हैं। कहानी सुन लीजिए सारी, बिल्कुल रामायण जैसे मैं आपको सुना दूंगा,
है ना। बस मेरा काम है आपको इजी वे में सब कुछ समझाना, ठीक है। मैं इसलिए पूरे की पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिए ताकि कोई चीज़ भूले ना, बस आपको सरल समझ में आना चाहिए भाषा में, है ना। बाकी मैं यदि आपको एक एक पॉइंट लिख लिख के बताता तो फिर इतने अंदर डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाता, क्योंकि मैं आपको सिर्फ हेडिंग बताता और इसकी थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट बता देता, क्योंकि इतना सारा याद रखना माइंड में पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है। और वर्ग 3 में बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने इसी तरीके से पढ़ाया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे उनका रोल नंबर और जो स्कोर कार्ड भेजा है। कई सारे विद्यार्थियों को सिलेक्शन हुआ है, तो अच्छा लगता है जब वो कहते हैं सर हमने आपकी वीडियो से तैयारी की थी और हमारा सिलेक्शन हो गया। तो देखिए कितनी खुशी की बात है ना। तो यहाँ पे बात समझ गए। मैं आपको हेडिंग के बारे में समझा सकता था, हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है इसके बारे में समझा था, बात खत्म। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से क्या हो गया मैं आपके बारे में इसके और समझा पा रहा हूँ। जब आप इन नोट्स से रिवीजन करेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। हार्ड डिस्क क्या होती है? पर्सनल कंप्यूटर का एक मुख्य घटक है। यह एक प्रमुख सहायक यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क आपने देखी होगी, जैसे कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है, उसकी मेमोरी फुल हो जाती है या कोई और, तो आप उसमें एक हार्ड डिस्क से दूसरी उसमें चेंज कर सकते हैं ना। जिसको आप देखिए आजकल तो 1 TB और इससे भी ज़्यादा मेमोरी की हार्ड डिस्क आने लगी है। तो जितनी ज़्यादा कैपेसिटी हार्ड डिस्क लगाएंगे उतनी ज़्यादा वो स्टोरेज उसमें रखा जा सकता है, जो डेटा और प्रोग्राम को स्टोर रखने का कार्य करता है। स्टोरेज क्षमता बड़ी होती है हार्ड डिस्क की। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेटा और सूचना हार्ड डिस्क में ही स्टोर की जाती है। कंप्यूटर के जैसे आपने देखे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो सारी कहाँ जा रखी जाती है? हार्ड डिस्क ड्राइव में ही रखी जाती है, ठीक है। एक स्थायी मेमोरी है, ये कैसी है? एक स्थायी मेमोरी है। हार्ड डिस्क एक स्थायी मेमोरी यानी बिजली चले जाने पर इसकी सूचना नष्ट नहीं होती, इसको हम स्थायी यानी परमानेंट मेमोरी कहते हैं। अस्थायी में कोई वर्क कर रहे हैं, लाइट चली गई है तो वो हमारा कार्य यहाँ से नष्ट हो जाएगा, लेकिन अस्थायी मेमोरी में आपका बना रहता है। बात समझ आ गई? हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होते हैं उसके अंदर जो हार्ड डिस्क रखे जाते हैं सारे कंपोनेंट, उसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है, इसको समझते हैं। फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल चुंबकीय मेमोरी डिवाइस है जिसे फ्लॉपी डिस्क के ड्राइव में डालकर पढ़ा जा सकता है, उसके डेटा में परिवर्तन किया जा सकता है और नया डाटा स्टोर किया जा सकता है। नए मेमोरी डिवाइस के आविष्कार से पर्सनल कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का उपयोग नए मेमोरी डिवाइस के आविष्कार से पर्सनल कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का उपयोग कम हो रहा है। आजकल क्या होगा, देखिए पहले आपने पेन ड्राइव देखी है, पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस पोर्टेबल होती है, यानी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकता है और इसमें हम कोई भी डेटा रखते हैं तो उसको डिलीट कर सकते हैं और दूसरा नया डेटा भी इसमें हम बदल सकते हैं। तो ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो पहले पेन ड्राइव की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? आपने भी देखा होगा बहुत पेन ड्राइव का उपयोग, क्योंकि हमारे सिस्टम में मेमोरी नहीं, तो आप अलग से 16 GB की, आपने 32 GB की पेन ड्राइव खरीदी हुई, इसमें आप डेटा रख सकते थे। लेकिन आजकल अब कंप्यूटर में ही ऑलरेडी बहुत अच्छी हार्ड डिस्क आने लगी है, स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए आप पेन ड्राइव का उपयोग नहीं करते हैं। बात समझिए, इतनी आसान भाषा में और क्या चाहिए आपके लिए? वीडियो को लाइक करिए जल्दी से, ठीक है। अब हम आते हैं CD या DVD ड्राइव। CD या DVD, आपने इसके बारे में खूब नाम सुना होगा। CD इसका फुल फॉर्म आता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, और DVD डिजिटल वीडियो डिस्क। इनके फुल फॉर्म याद रखिए, परीक्षा में फुल फॉर्म ही पूछे जाते हैं। ये ऑप्टिकल डिस्क के ही रूप हैं। किसके रूप हैं ये? CD और DVD ऑप्टिकल डिस्क के रूप हैं। इन्हें CD या DVD ड्राइव में डालकर स्टोर की गई सूचना को पढ़ा जाता है। आपने जैसे कि इसके लिए एम्पलीफायर क्या बोलते थे, उसके लिए हम तो उसको CD और DVD बोलते थे। इसमें CD कैसेट लगाते थे हम उसको CD बोलते थे और इसमें DVD हम लगाते थे उसको DVD, लेकिन उसको और कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें लगाकर इसमें मूवी वगैरह पहले देखते थे। अब इनका उपयोग बहुत कम हो गया, शादी की कैसेट वगैरह आती हैं शायद, अब वो भी बंद हो गई हैं, ठीक है। मॉनिटर, कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए आपके लिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 25 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। मॉनिटर की बात करें तो सिंपल सी बात है, PC में प्रयुक्त एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में जो भी कार्य चल रहे होते हैं वो शो कहाँ पे होते हैं? मॉनिटर पर, डिस्प्ले पर, जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो मॉनिटर है वो हमें कैसा आउटपुट प्रदान करता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, यानी इसको कागज़ पर हम देखिए कंप्यूटर शो हो रहा है सॉफ्ट कॉपी, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में चल रहे कार्यों को दर्शाता है। मॉनिटर कंप्यूटर में चल रहे कार्यों को दर्शाता है। आजकल PC के लिए LED
LCD LED मॉनिटर का प्रयोग होने लगा है ना। अब तो और उच्च क्वालिटी के जो मॉनिटर है वो आ गए हैं। माउस की बात करें, हम PC के बारे में पढ़ रहे हैं आज, पर्सनल कंप्यूटर के जो भी घटक हैं उसके बारे में, यानी कि मान के चलिए आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके बारे में ही जान रहा है, ठीक है। माउस एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। हर एक कंप्यूटर में इसको रखा जाता है, जैसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसमें आप एक तीर जैसा पॉइंटर देखते होंगे जिसको आप माउस की सहायता से कहीं ले जाते हैं, ऐसा दिखता है ना, हिलता हुआ। जहाँ पे आप ले जाएंगे वहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो फंक्शन ओपन हो जाता है। तो माउस एक बहुत ही लोकप्रिय इनपुट क्या है? डिवाइस है। आगे हम देख लेते हैं स्कैनर के बारे में, ठीक है। बाकी देखिए चैप्टर हमारा अब इसके बाद कितना और बचा है, मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसको देख पाएँ। चलिए कमी बचा है तो हम इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, इसी वीडियो में, ठीक है। स्कैनर की बात करते हैं अब हम। देखिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कंटेंट कवर करा रहा हूँ ताकि अब परीक्षा नज़दीक है, हमें अन्य विषय भी पढ़ना है। इसके बाद हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, और इसके अलावा इस हिंदी से पहले हो सकता है आपके लिए रीजनिंग की वीडियो भी मिल जाए। तो कुल मिलाकर बहुत सारे सब्जेक्ट यहीं पर आपको मिल जाएंगे। स्कैनर एक ऐच्छिक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऐच्छिक का मतलब आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं, जिनका उपयोग एक ग्राफ या चित्र को बाइनरी डाटा में बदल कर कंप्यूटर पर डालने के लिए किया जाता है। जैसे आपने कभी कभी गए होंगे तो फोटो कॉपी को, भाई साहब इसको स्कैन कर दीजिए, स्कैन करके हमें जीमेल भेज दीजिए। वो क्या करता है, उस फोटो को या आपकी जो मार्कशीट होती है उसको स्कैन करता है और उसको उसमें बाइनरी डेटा में बदल देता है, ठीक है। मॉडेम की बात करते हैं। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर, ठीक है, का संक्षिप्त रूप है। मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर का ही हम इसको संक्षिप्त रूप कैसे कहेंगे? मॉडेम को। PC को टेलीफोन लाइन के सारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल में बदलकर कंप्यूटर को देता है, और कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर लाइन पर भेजता है। मॉडेम का काम क्या होता है कि देखिए कंप्यूटर में जो भी इसका जो सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं, कंप्यूटर डिजिटल संकेत वो करता है उत्पन्न। तो ये क्या करता है कि डिजिटल संकेतों को मॉडेम एनालॉग में बदलकर जो उसके साथ लाइन जुड़ी, जैसे वाईफाई आपने देखा होगा जुड़ा होता है ना, उसमें भेजता है। और जो लाइन होती है टेलीफोन लाइन, उससे एनालॉग सिग्नल जनरेट होते हैं। एनालॉग को जो मॉडेम बीच में लगा होता है डिजिटल में बदल के कंप्यूटर को भेजता है, ठीक है। यानी कि मॉडेम सिर्फ सिग्नलों को चेंज करने का कार्य करता है। सिस्टम यूनिट का अगला भाग क्या होता है? फ्रंट वाला भाग आपने देखा होगा, जिस तरह CPU रहता है, जैसे यहाँ पे CD-ROM हो गई, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गई, यहाँ पे पावर बटन है, पावर लाइट है, रीसेट बटन है, और USB पोर्ट है जिसमें आप लगा सकते हैं। आपने देखा होगा डायग्राम, ठीक है। और नहीं है तो आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम उसको देखिएगा। अब इसका पिछला भाग और देख लेते हैं, ठीक है। सिस्टम यूनिट का पिछला भाग कुछ इस तरीके से दिखाई देता होगा, देखिए, है ना। इस तरह से बहुत सारे इसमें रहते हैं। मॉनिटर पोर्ट होगा, USB, ऑडियो, इथरनेट, पावर, ठीक है, प्रिंटर के लिए, इस पर कई सारे पोर्ट रहते हैं। यहाँ पर एक फैन भी होता है जो इसको ठंडा करने का कार्य करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसके कुछ MCQs देख लेते हैं जल्दी से, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए। इसके बाद हम कुछ और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ MCQs क्वेश्चनों को देख लेते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट यानी उपकरण के बीच सूचना खालिस्तान के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो मदरबोर्ड पे जो सूचना है वो बसेस के माध्यम से ट्रेवल करता है। इसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। तो मदरबोर्ड कहलाएगा, फादरबोर्ड तो हमने सुना नहीं अभी तक, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारा MCQs का कि UPS का कार्य क्या है? UPS क्या होता है? देखिए UPS देखिए कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यानी कि कंप्यूटर में देखिए UPS हमने बैटरी के बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि इसमें पावर सप्लाई बंद भी हो जाए तो इसमें क्या होता है कि सप्लाई होती रहती है, टाइम डेट वगैरह ये बदलती रहती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर का विकास सिर्फ IBM कंपनी को जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा है। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। रीसेट बटन यानी कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए रीसेट बटन का उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यूएसबी पोर्ट में हम पेन ड्राइव को लगाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए पैरेलल पोर्ट में प्रिंटर को लगाया जाता है। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता, तो देखिए यूएसबी पोर्ट से माउस को जोड़ सकते हैं, प्रिंटर को, पेन ड्राइव को, तो हार्ड डिस्क को इसमें नहीं जोड़ सकते। चलिए आगे कुछ और प्रश्न है, इनको देख लेते हैं हम। इसके बाद एक ही वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सरल सा चैप्टर। इसके बाद वीडियो से हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई। देखिए कुछ ऐसी चीज़ हैं जो नई जानकारी होती हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव माध्यम से आप इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैं कुछ और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पर डालूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर की गति किस में मापा जाता है, एमआईपीएस में, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखें, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो मीडी वाला जो MIDI मीडी जो पोर्ट होता है उसमें साउंड कार्ड हम संगीत के जो जोड़ते हैं उसमें ना, इंस्ट्रूमेंट। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, यानी स्लॉट्स जो होते हैं उसमें हम इसको कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर ही CPU के सारे भाग कार्य करते हैं, सभी भाग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि हमने छोटी सी वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना। पटवारी की नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको सभी विषय के नोट्स मिल जाएंगे। हैंड रिटन बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप ले सकते हैं और घर बैठे भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। शेयर कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।